बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Dear students, most welcome to first year physics class. Kindly subscribe my YouTube channel for getting latest video your physics class. Dear students, now we come to our today lesson, that is chapter 1 short question part 5 Lal Punjab Boards exam 2011 to 2019. Dear students, this lesson is most important because we are discussing the previous board's exam short question. Now today our question is that is give the definition of the unit of solid angles. ये हमारा क्वेश्चन है, give the definition of unit of solid angles. तो solid angle क्या है? कहते हैं the steradian is the unit of the solid angles. तो steradian क्या है? It is the unit of solid angle. What is this? The angle subtended at the center of sphere. Angle subtended at the center of sphere by an area of its surface. By an area of its surface equal to the square of the radius of the sphere. Equal to square of the radius of the sphere. So this is called one steradian. तो जैसे आप बताया था कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स की एक काइंड है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक ऐसी यूनिट है जो कि ना ही फर्स्ट ईयर क्लास में आती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ऐसी यूनिट्स होती हैं विच आर नॉट जेट क्लासिफाइड एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर बेस यूनिट्स। तो सो दे आर this category is separate, that is called supplementary units, and supplementary units which consist of two type of unit, that is radian and steradian. Here a question about the radian, it is the unit of solid angle, and when you take a sphere mean 3 dimension, you plot a circle in 2 dimension, that is along x-axis and y-axis, and when we take it in a space it becomes a sphere. Sphere is 3 dimensional. When an angle subtended at the center of the sphere, angle subtended at the center of the sphere, then it covers some surface area. Then it covers some surface area in the sphere which is equal to the square of its radius of the sphere. Then this is called a steradian. जिस टॉपिक्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है, स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है, तो कहते हैं डेफिनेटली स्फीयर में कुछ सरफेस एरिया भी घेरेगा, तो जितना वो सरफेस एरिया लेता है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. देन वी से दैट, यानी इसमें कंडीशन आ गई है, यानी स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनना है, कहते हैं वो एंगल जब बनता है स्फीयर के सेंटर पे, तो स्फीयर के अंदर वो कुछ एरिया कवर करता है, सरफेस एरिया घेर लेते हैं. कहता है वो जो सरफेस एरिया होता है इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. यानी एरिया ऑफ जो सरफेस है, जो स्फीयर ऑफ सेंटर में एंगल बनने की वजह से जो स्फीयर के अंदर जो इतना एरिया से कवर किया है, कहता है वो एरिया क्या हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो जाए. तो देन वी से दैट दिस इज अ वन स्टीरेडियन. जी, यानी जो एंगल स्फीयर ऑफ सेंटर बनेगा वो क्या होगा, एक स्टीरेडियन होगा जब कवर्ड सरफेस एरिया जो है वो कितना हो, रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए. स्क्वायर ऑफ रेडियस के क्या हो, स्फीयर ऑफ द सेंटर, यानी स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो, तब हम उसे कहेंगे कि आपके पास ये आपके पास क्या एक स्टीरेडियन है. जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एनी टू पॉइंट्स, राइट एनी टू पॉइंट्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग द यूनिट्स. कहते हैं कि यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं जी 2 पॉइंट्स बताएं जब हम यूनिट्स को इस्तेमाल करें वो माइंड में लाजमी होने चाहिए. तो ये वो बात पूछी जा रही है कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं. जी, तो कहते हैं जब आप यूनिट्स यूज कर रहे हो तो ये कम से कम ये 2 पॉइंट्स यूज हो. द सिंबल ऑफ द यूनिट्स, ठीक है, द सिंबल ऑफ यूनिट, यानी जो यूनिट आप यूज करें उसका सिंबल पता हो. नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट एज इनिशियल कैपिटल लेटर. जी, कहते हैं कि जब आप अगर यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है जी, यानी जो यूनिट आप यूज करें उसका सिंबल पता होना चाहिए. और फिर कहता है अगर वो यूनिट क्या है,
साइंटिस्ट के नेम से साथ स्टार्ट हो रही हो तो उसका पहला लफ्ज क्या लिखना, आपने बड़ा लिखना है। उसकी एग्जांपल दे रहा है एन फॉर न्यूटन जी, कैपिटल एन फॉर न्यूटन जी। सेकंड क्या कह रहे हैं जी, कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि एक प्रीफिक्स को 2 दफा रिपीट कर देना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 4 माइक्रो फैरेड। अब माइक्रो के 10 पावर माइनस 6 है, 2 दफा माइक्रो लिखेंगे 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 इंटू फैरेड, तो ये अलाउ नहीं है। कहता है इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करके आप लिखेंगे, ये देखें एग्जांपल इसमें दे दी उसने 1 माइक्रो फैरेड जी। अभी देखें इसे 2 दफा लिखा हुआ 1 माइक्रो फैरेड जी। तो माइक्रो होता है 10 पावर माइनस 6, 2 दफा आप मल्टीप्लाई करें 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6, ये 10 पावर 12 बन जाता है। कहते हैं 2 दफा लिखने की बजाय आप लिखें 10 पावर माइनस 12 और उसकी जगह आप रिप्लेस करें पिको जी। तो पिको क्या होता है 10 पावर माइनस 12 के बराबर होता है, इसको आप 1 पिको फैरेड लिखेंगे बजाय आप लिखने के 1 माइक्रो फैरेड। तो ये तरीका क्या होगा उसमें गलत होगा। सो यू विल यूज एज 1 पिको फैरेड। इट्स मीन दैट कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड जी। यानी कि कोई भी 2 पॉइंट, यानी कि एनी 2 पॉइंट्स आपने बताने हैं जब आप यूनिट यूज कर रहे हो। एक कहता है यूनिट का सिंबल पता हो और अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर हो तो उसका इनिशियल लेटर आपने क्या लिखना है, बड़ा लिखना है। और सेकंड कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी माइक्रो सेकंड्स इन 1 ईयर? हाउ मेनी माइक्रो सेकंड्स इन 1 ईयर? माइक्रो सेकंड, एक ईयर में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? तो डी स्टूडेंट इसी तरीके से माइक्रो सेकंड का एक छोटी यूनिट है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, पहले एक ईयर्स को, ये देखिए हमने डे में लिखा, 1 ईयर्स में 365 डेज एंड समथिंग होते हैं। ये देखिए हमने 65 को 365 डेज ईयर्स को डे में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 24 आर वी कन्वर्टेड इनटू आवर्स, देन मल्टीप्लाई 60 वी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, अगेन मल्टीप्लाई 60 वी कन्वर्टेड इनटू सेकंड। So this is a 3.1536 10 is power 7. This is amount in this is a year in a second. After then he said that and multiply 10 power 60 because microsecond. उन्होंने कहा जी कि माइक्रो सेकंड में करें तो माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ी यूनिट है ना, सेकंड एक बड़ी यूनिट है जी। जैसे आपको पहले बताया कि बड़ी यूनिट कन्वर्ट करना है छोटी यूनिट में, आप मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो एक सेकंड में आपके पास क्या है, जो माइक्रो सेकंड में 10 पावर 6 के इक्वल होते हैं, तो हमने इसे क्या कर दिया 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये आप देख रहे हैं 10 पावर 13 आपके पास का ये टाइम माइक्रो सेकंड में आ गया जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गए 10 माइक्रो सेकंड इज इक्वल 10 पावर माइनस 6 सेकंड जी। तो हमने इसे 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐड होके पास क्या बना 10 पावर 13। इतने माइक्रो सेकंड क्या होते हैं इसमें मौजूद होते हैं एक ईयर्स के अंदर जी। तो डी स्टूडेंट, ये जब आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया है तो ये जितने आपके पास क्वेश्चन पढ़े ये 2019 के हैं जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 के एग्जाम पेपर में किसी न किसी बोर्ड में ये आए हुए हैं। ये देखें ऊपर मैंने 2019 येलो कलर में लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि आज हम जो है 2019 के जो एग्जाम पेपर है उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ रैंडम एरर? व्हाट इज द कॉज ऑफ रैंडम एरर एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड? तो कहते हैं रैंडम एरर की वजह क्या है, सबब क्या है कि रैंडम एरर हो जाता है, यानी कि आप अक्कर हो जाता है, मेजरमेंट करते हुए फिर से रिड्यूस कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। देखें उसने बिल्कुल तोड़ मोड़ के क्वेश्चन को ट्विस्ट दे के यानी पूछा है जी आपसे। कहते हैं इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉजेज जी। कहते हैं ये अननोन नामालूम वजूहात की वजह से हैं। तो रिपीटिंग मेजरमेंट सेवरल टाइम, तो देखें अननोन कॉजेज कौन से हैं जी। तो अननोन कॉजेज क्या है, जैसा कि रैंडम एरर को मैंने बताया था कि कोई भी आदमी है वो मेजरमेंट लेते हुए क्या कर देता है कि इग्नोर कर देता है, मे बी उसे जो मेजरमेंट करने का तरीका नहीं आता, उसका अप्रोप्रिएट मेथड है, ठीक है, उसकी पर्सनल इम्परफेक्शंस हैं। तो कहते हैं नोट करते हुए जो बंदा नोट करने वाला तो उसे पता नहीं चलता है जी, उसके लिहाज से क्या ये अननोन है जी। लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर है, मसलन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप मेजरमेंट्स देते हैं ऑब्जेक्ट्स की, जो आपको कहा गया, आप उसमें बहुत ज्यादा एरर लेके आते हैं, रैंडम एरर है, तो मैं आपसे पूछता हूँ हाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो आप कहते हैं अननोन, आई डोंट नो। लेकिन मैं क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने ये देखा कि आपने कुछ रीडिंग्स को इग्नोर कर दिया, कुछ आपने अपने पर्सनल एरर की वजह से खराब कर दिया, यानी टाइम मेजर करना था आपने तो स्टॉप वॉच को लेट किया, दूसरी दफा आपने क्या किया स्टॉप वॉच जल्दी ऑन कर लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से
आप जब मेजरमेंट लेते हैं तो बिल्कुल रीडिंग के ऊपर वर्टिकल आपकी जो है ना आई होनी चाहिए, आई साइड या व्यू जो होना चाहिए वो वर्टिकल होना चाहिए। और आप क्या करते हैं ऊपर या राइट से देख लेते हैं या लेफ्ट से देख लेते हैं, तो यानी कि आपका प्रॉपर आई व्यू नहीं है जी। या मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर सामने रीडिंग पढ़नी है, आपका आई व्यू प्रॉपर है ही नहीं है। आप कभी राइट पे ले जा रहे हैं, कभी लेफ्ट पे ले जा रहे हैं, आप वर्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे अपनी आई को रख ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली जब रीडिंग आप नोट करेंगे तो उसमें एरर आएगा। तो कहते हैं कि ये जो अननोन एरर एक्चुअली ये क्या इंसान के जो मेजरमेंट लेने वाला है उसके अपने पर्सनल एरर है, यानी वो उसे अप्रोप्रिएट मेथड पता ही नहीं है कि किस तरीके से मुनासिब तरीके से मेजरमेंट लेनी है, या उसका इग्नोर कर जाता है, ऐसी बिला वजह सीरियस नहीं है, या फिर क्या है उसको मेजरमेंट लेने का पता नहीं है, कभी राइट ले रहा है कभी लेफ्ट ले रहा है, आई उसका परफेक्शन प्रॉपर नहीं है। सो इस वजह से क्या होता है कि वो उसके एरर्स आ जाते हैं। यानी रैंडम एरर आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि एवरी टाइम गिव डिफरेंट रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर जी। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है? इसको रिड्यूस करने का तरीका है रिपीटिंग मेजरमेंट सेवरल टाइम्स। तो पहला स्टेप क्या है? रिपीटिंग मेजरमेंट सेवरल टाइम्स। एंड सेकंड स्टेप इज हाउ टू रिड्यूस दैट, टेक एन एवरेज। तो टेक एन एवरेज। तो ये दो तरीके हैं, इसको हम इस तरीके से रैंडम एरर को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, यानी मुतअद्दिद दफा क्या करनी है आपने? रीडिंग्स लेनी है, मेजरमेंट्स लेनी है जी। सेकंड आपने क्या करना है? उसकी एवरेज ले लेनी है, जितनी मेजरमेंट्स आपने ली है उसकी एवरेज ले लें, तो उससे क्या होता है आपके पास उनकी एरर जो है वो रैंडम एरर रिड्यूस हो जाता है जी। तो ये आपके पास क्या तरीकाकार है जी। Next question is, if a precise measurement also an accurate measurement, explain your answer. कहता है अगर precise measurement क्या हो, accurate measurement हो, तो then explain your answer जी। तो यानी ये क्या चीज़ है जी? अगर measurement precise हो जाए और वो क्या accurate भी हो, तो उसमें क्या मसला है जी? कहता है precise measurement क्या होती है, पहले ये पता हो जी। कहता है precise measurement क्या होती है, ये पहले पता हो। कहता है it is the one which has less absolute uncertainty। लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब क्या है? उसका स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट हो। ठीक है जी। एब्स यानी प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? कम से कम हो, यानी लीस्ट काउंट क्या इंतहाई छोटे से छोटा हो। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसा कि आप मेजरमेंट आपने ली थी, टॉपिक्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। एक मेजरमेंट आप लेते हैं मीटर आवर से, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर है। दूसरी मेजरमेंट आप किससे ले रहे हैं? वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट कितना है? दैट इज 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर। क्लियर होगी बात? और एक मेजरमेंट आप ले रहे हैं सीपीयू गेज से, उसका लीस्ट काउंट है 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर। तो स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट किसका होगा? जो रीडिंग आपने सीपीयू गेज से ली। इसका मतलब क्या है? इसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, या दूसरे लफ्जों में कहें स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है। तो सो ऐसी मेजरमेंट क्या होगी? प्रिसाइज मेजरमेंट कहलाई जाएगी। ठीक है जी। यानी कि 1 ग्राम दाना, आप शॉपकीपर पे गए थे, शॉप पर गए थे उसके पास, तो वहां आपने जब उससे कहा 1 ग्राम शुगर दे दें, तो उसने कहा सॉरी फॉर दैट जी। ठीक है जी। तो ये है जी। तो कहते हैं ऐसी मेजरमेंट जिसका लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, यानी इसका लीस्ट काउंट क्या है? स्मॉलेस्ट हो, दैट इज कॉल्ड अ प्रिसाइज मेजरमेंट। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है? कहते हैं विच हैज अ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर, जिसमें लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो या एरर हो जी। यानी जिसमें अनसर्टेनिटी कम से कम हो या उसमें एरर क्या हो? कम से कम हो, तो उससे हम कहते हैं कि ये जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट मेजरमेंट है जी। यानी जिसमें गलती कम से कम हो, जिसमें अनसर्टेनिटी कम से कम हो, यानी हमने कोई भी काम किया है उसमें गलती की गुंजाइश इंतहाई कम हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट जी। इसी तरीके से हमने यानी कोई भी जो मेजरमेंट ले ली, तो उसमें क्या होगा? जिसमें गलती कम से कम हो, जिसमें अनसर्टेनिटी कम से कम हो। अनसर्टेनिटी का मतलब ये कि हमें ये शक हो कि ये कम से इतना, यानी इसमें एरर हो सकता है। कहते हैं ये हमारा ट्रस्ट में बदल जाए, यानी हमें ये शक कम हो जाए कि हमारी गलती इसमें नहीं होगी या कम से कम होगी, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट। क्लियर होगी बात? यानी प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है,
जिसमें स्मॉलेस्ट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, तो दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड अ प्रिसाइज मेजरमेंट एंड द मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज अ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर जी। तो ऐसी मेजरमेंट आपके पास क्या कहलाएगा, एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाएगा। अगर आप एक मेजरमेंट मीटर आर्ट से लेते हैं, एक मेजरमेंट आप सीक्यू गेज से लेते हैं, तो डेफिनेटली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसमें सबसे कम होगी या एरर जिसमें सबसे कम होगा वो मीटर रॉड वाली से होगा जी। क्लियर होगी बात जी। तो ये आपके पास क्या एक्यूरेट मेजरमेंट्स कहलाती है और प्रिसाइज मेजरमेंट कहलाती है, उनमें डिफरेंस बता दिया। इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट वॉल्यूम V is equal to 5.2 plus minus 0.1, sorry voltage this is volt V is equal to 5.2 plus minus 0.1 volt, find its percentage uncertainty। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें से क्या करें, फाइंड आउट करें जी। वोल्टेज गिवन है जी, तो कहते हैं किसी वायर को आप सर्किट में जोड़ रखा है, जो आपने वोल्टेज दे रहे हैं वो आप पास क्या 5.2 वोल्ट है और उसमें अनसर्टेनिटी क्या 0.1 है, तो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करें। तो फार्मूला क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, दैट इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड क्वांटिटी, मल्टीप्लाई 100 by 100, तो यह पास फ्रैक्शन आएगी, देन मल्टीप्लाई 100 इट विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो सो दिस इज अबाउट 2%। तो याद रखें इसका फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, दैट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मेजर्ड, एंड उसको हमने क्या किया फ्रैक्शन में किया, फ्रैक्शन जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई 100 कर दें, देन यू विल गेट अनसर्टेनिटी इन द परसेंटेज। सो इस तरीके से हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्टेज V हमने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए जी। Our next question that is the period of a pendulum cannot be used as a time standard. Why? हमारे पास कहते हैं जी pendulum, period of pendulum cannot be used as a time standard, reason बता दे। तो इसमें देखें जी कि ये क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में भी आया था, ये 2019 में भी आया। कहते हैं फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज T is equal to pi L over G under the root G। तो ये आपके पास पाई 2 पाई आपके पास क्या है कांस्टेंट है, पाई आपके पास कांस्टेंट 2 नंबर है। तो कहते हैं जी कि L और G यानी आप इसमें एनालिसिस करें तो ये आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ पर और वैल्यू ऑफ G पर डिपेंड कर रहा है। कह रहे हैं जी कि इसे हम कैन नॉट यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है, रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं कर सकते। वजूहात क्या हैं वो यही पूछ रहे हैं। कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ G, ये वैल्यू ऑफ G पर डिपेंड करता है, जो कि क्या करते हैं वेरीज विद द अल्टीट्यूड जी, यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है ये वैल्यू ऑफ G क्या होती है चेंज होती है, जिसकी वजह से हम इस पर डिपेंड नहीं करते। सेकंड आपके पास क्या है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं जो पेंडुलम की लेंथ है ये मेजर चीज है इसमें जिस पर डिपेंड कर रहा है। कहते हैं इट वेरीज विद द टेम्परेचर चेंज, तो कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से सीजन चेंज होने से लेंथ क्या करती है वेरी करती है, जिसकी वजह से इस पर नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एयर रेजिस्टेंस, कहता है एयर रेजिस्टेंस जो है इट विल अफेक्ट द टाइम पीरियड। तो जिस एनवायरनमेंट में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करें, अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी क्या करेगा आप पास टाइम पीरियड को अफेक्ट करेगा। सो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। Our next question that is what is difference between the kilogram and mole? किलोग्राम और मोल में डिफरेंस बता दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दफा भी आया है 2019 में। तो किलोग्राम जैसे बताया था इट इज यूज्ड फॉर द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है डील करती है। क्लियर होगी बात जी। तो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया था जब हम क्या करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीट कर रहे हो जिसमें से मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर हो, यानी हम ऑर्डिनरी मैथ को डील कर रहे हैं, हम मैथ को क्या कर रहे हैं एज ऑर्डिनरी डील कर रहे हैं। एंड आवर कंसर्न इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, आवर कंसर्न इज नॉट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द एटम, यानी हमारा एटम के साथ उसके एटम से इंटरेक्शन ना हो, उसमें नंबर ऑफ एटम गिनने से हमारा कोई लेना देना ना हो। हम मैथ को क्या कर ऑर्डिनरी डील कर रहे हो, जैसे मैंने कहा था आप 10 किलोग्राम शुगर ले ली, 40 किलोग्राम गंदम ले ली, 2 मन आटा ले लिया, लाइक दैट जी। इतने ऑर्डिनरी लेवल पे जब आप मैथ्स को डील कर रहे हो उस वक्त क्या है हम किलोग्राम को डील करते हैं। और ऐसा बिहेवियर क्या करता है मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाता है।
सो उस वक्त जो किलोग्राम है यूनिट ऑफ मास जो यूज होती है, तो ये मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को डील कर रही है। ऑर्डिनरी बिहेवियर क्या कर रही है, डील कर रही है। जबकि मोल क्या है, इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्केल। माइक्रोस्कोपिक का लफ्ज से पता चल रहा है कि आप इंतहाई छोटे लेवल पे इसे डील कर रहे हैं, यानी आपका जो कंसर्न है दैट इज अ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको कंसर्न क्या है, इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूल्स। आपको कंसर्न विद क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। यानी आप एटम्स को आप जो है नंगी आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो इससे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, माइक्रोस्कोपिक स्केल ऑफ द mass. So when our concern is about the microscopic behavior of the object, and our aim is our concern is about the discussion of the number of molecules, number of atoms, then we then at this situation we use the mole as a unit of substance. So both kilogram and mole both are useful unit of use for the measuring mass. Kilogram, it is used for the ordinary mass, unit for mass, and mole is used for the microscopic behavior of the objects when our concern is to discuss about the number of molecules or atoms, etc. Next question, that is how the digit 5, if the insignificant, will be rounded off. अगर कहते हैं और digit 5 if insignificant, तो किस तरह आपने राउंड ऑफ करना है। कहते हैं ये राउंड ऑफ की बात हो रही है। कहते हैं तो डिजिट ड्राफ्ट इज 5 जी। कहते हैं आपके पास नंबर है, आप उसमें क्या करते हैं, 5 को रिड्यूस करते हैं, ये ड्राफ्ट करते हैं। तो कहते हैं हम फिर क्या करेंगे, प्रीवियस डिजिट चेक करेंगे जी। कहते हैं प्रीवियस डिजिट इज टू बी रिटेन्ड, यानी पहला डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट, वो चेक करते हैं। इफ इट इज इंक्रीज बाई 1, इफ इट इज आड जी। आप देख रहे हैं कि राउंड ऑफ कर रहे हैं आपका एक नंबर को, और ड्राफ्ट डिजिट के आपके पास 5 है, तो हम रिटेन डिजिट देखते हैं या प्रीसीडिंग डिजिट से अगला यानी डिजिट देखते हैं। अगर वो आड हो तो देन हम क्या करते हैं, रिटेन डिजिट या प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। क्लियर होगी बात। अगर हमने ड्राफ्ट डिजिट जो ड्राफ्ट किया है, लास्ट डिजिट जो ड्राफ्ट की वो क्या है 5 है, लेकिन इससे पहले जो डिजिट है वो क्या इवन है। इफ इट इज इवन जी, तो देन हम क्या करते हैं, एज यूजुअली रखते हैं, यानी हम इसे इंक्रीज नहीं करते जी। तो ये आपके पास तरीकाकार है, यानी नंबर राउंड ऑफ किया, लास्ट डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं आप वो इक्वल टू 5 है। एक तो हमने पढ़ा था लेस देन 5 था, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट या रिटेन डिजिट वो इंक्रीज नहीं करते थे। फिर हमने पढ़ा था ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करते थे, रिटेन डिजिट या प्रीसीडिंग डिजिट हम क्या एक बढ़ा देते थे। फिर आपका क्वेश्चन आया जी, वही क्वेश्चन है, सर अगर ड्राफ्ट डिजिट का इक्वल टू 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर रिटेन डिजिट या उससे 5 से पहले वाला डिजिट देखेंगे। अगर वो आड होगा तो एक बढ़ा देंगे, अगर वो इवन होगा तो उसको एज यूजुअली रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द व्हाट इज द सिस्टमैटिक एरर, व्हाट इज द कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर एंड हाउ कैन वी रिड्यूस इट। तो ये आप देखें, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर को बड़ी अहमियत दी जा रही है। कहते हैं कि इसकी रीजन क्या है, सिस्टमैटिक एरर की रीजन क्या है। कहते हैं इट अकर्स ड्यू टू जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जी। जैसे कि पहले बताया कि जो सिस्टमैटिक एरर है वो मेन इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, जिसमें एरर मौजूद होता है जो कि खास अमाउंट से एरर कभी एक्चुअल पैमाइश से ज़्यादा करता है, कभी कम करता है। इस एरर को हम जीरो एरर कहते हैं, यानी जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, या फिर क्या है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, यानी उस पर कैलिब्रेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है, या उसके ऊपर मार्किंग का इनकरेक्ट है जी। तो ये रीजन है, ये काजेज हैं जो सिस्टमैटिक एरर की वजह से हैं। यानी एक तो उसका एरर जो है इनहेरेंट एरर है, यानी कि जब इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया तो उस वक्त क्या है इनहेरेंट एरर के उल्टी तौर पे जब बनाते हुए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आ गया, तो वो जीरो एरर कहते हैं। जो एक्चुअल पैमाइश से ज़्यादा होता है या कम होता है उसे हम फाइंड आउट करते हैं और फिर जीरो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं, और करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। अगर पॉजिटिव एरर हो तो हम कैलकुलेट करके उसे ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस करते हैं, अगर आपका नेगेटिव एरर हो तो आफ्टर कैलकुलेशन हम उसे एडजस्ट करते हैं, यानी ऐड करते हैं ऑब्जर्व रीडिंग में जी। ये तो जीरो एरर हो गया, जीरो फैक्टर हो गया, जीरो करेक्शन फैक्टर हो गया। फिर पूर कैलिब्रेशन है, यानी ऊपर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है या इनकरेक्ट मार्किंग है। तो ये इसके रीजन हैं, काजेज हैं, और इसको रिड्यूस कैसे करना है। तो कहता है जी इसको रिड्यूस करने के तरीके, कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द एक्यूरेट अनदर व्हिच इज मोर एक्यूरेट जी। ठीक है जी।
तो कहते हैं कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर विच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। तो पहला तरीका इसका क्या है कि सिस्टमेटिक अगर आपने रिड्यूस करना है तो उसकी रीडिंग को दूसरे मेन इंस्ट्रूमेंट से साथ करें जो कि मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन जी। इन दोनों का रिजल्ट आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और सेकंड क्या है जी, करेक्शन फैक्टर आपने अप्लाई कर देना है। करेक्शन फैक्टर आप अप्लाई कर दें, जीरो एरर कैलकुलेशन के बाद उसे यानी उसकी एडजस्टमेंट कर दें, तो उसे जीरो यानी उसे करेक्शन फैक्टर कहते हैं, ये अप्लाई कर दें। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन द टोटल अनसर्टेनिटी बी फाउंड? How can the total uncertainty be found in the final result for multiplication and division? तो डी स्टूडेंट ये आप देखें, आप टॉपिक्स इसमें उठा के दे दिए क्वेश्चन। हमने एक टॉपिक पढ़ा था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। उसमें हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस पढ़े थे जिसमें आपके पास केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो। कहता अगर केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट in case of multiplication and division, तो adding the percentage uncertainty। तो हम percentage uncertainty क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, in case of total uncertainty in case of multiplication or division factor, then at that time we add the percentage uncertainty। तो जितनी दोनों जो फैक्टर्स में यूज हो रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द total uncertainty in the final result. In case of multiplication and division, we add the percentage uncertainties। तो जैसा कि आप घर से चल के आते हैं, वो आपका इनिशियल पॉइंट है, आपने मेजरमेंट की और उसके साथ अनसर्टेनिटी पता चली, फिर आप कॉलेज तक पहुंच के फाइनल पॉइंट तक वो डिस्टेंस पोजीशन नोट कर लिया, फिर आपने क्या किया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब ऐड करेंगे then you can find out it's a total uncertainty in the case of multiplication or division। तो ये आपके पास क्या तरीकाकार है। Thank you so much, dear students. Our short question, exam short question of this chapter has been ended. Inshallah tomorrow we will start our next chapter। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।